बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम या मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, साहिल भाई, जो कि गेम डेवलपमेंट एक गेम साहिल भाई जो कि एक गेम डेवलपमेंट एजेंसी के फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिल भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच इतने पॉडकास्ट के टाइम के लिए। और साहिल भाई, आप काइंडली ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इनवाइट करने के लिए। इट्स सो गुड टू सी कि पाकिस्तान में वी हैव सच अ टैलेंटेड पर्सन, सच पीपल थैंक यू। जो इतनी कम उम्र में भी इतने टैलेंटेड है। सो इट्स सो हैप्पी टू सी। फर्दर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साहिल शफीक लखवी। आई एम फाउंडर एंड सीईओ एट डेवलॉग्स और मैं गेम्स बनाता हूँ। और यही मेरा ब्रीफ सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आई हैव बीन मेकिंग गेम्स फ्रॉम लास्ट 8 years और इट हैज़ बीन एक्सेप्शनल जर्नी फॉर मी। हम लोग मोबाइल गेम्स बनाते हैं, उसके अलावा लिटिल बिट ऑफ इंडी गेम्स, और वी हैव गेम्स ऑन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर वीडियो गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और एआई ऑटोमेशन एंड सॉल्यूशंस के लिए ऑल अराउंड द ग्लोब एंड स्पेसिफिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप रीजन। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, आप काइंडली अपनी एजुकेशन के बारे में बता दीजिए। All right. So for my education, the scenario was little complex. I was 15 year old जब मेरी वालदा की डेथ होगी और मैं उस टाइम मैट्रिक में था. I done my metric from Air Science School, which is International School Award winner uh, in fuck. Sorry. पाकिस्तान। Uh, दोबारा से let's do this question again. तो साहिल भाई, आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपकी एजुकेशन क्या है? अच्छा, एजुकेशन का जो क्वेश्चन है ना, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि आई डन माई मैट्रिक फ्रॉम एयर साइंस स्कूल विच इज़ इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड विनर। और उसके बाद आई डिड माई इंटर फ्रॉम एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, गुलबर्ग कैंपस, लाहौर। एंड आफ्टर दैट आई हैव टू टेक अ पास to set up my company, of course, and now I am doing BTech HND from Pearson. जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है, जिसमें आपने मतलब मल्टीपल स्किल्स सीखी और आप गेम डेवलपमेंट में आए, उससे पहले मतलब आप अर्ली लाइफ में क्या कोई कॉलेज के दौरान मतलब या यूनिवर्सिटी के दौरान कुछ लोग खैर आपने तो कंटिन्यू नहीं की थी, अभी कर रहे हैं। तो कॉलेज के दौरान कुछ लोग पार्ट टाइम कोई जॉब करने लग जाते हैं, कोई फ्रीलांसिंग करने लग जाते हैं, तो क्या आपने भी कुछ इस तरह का किया? या ऑफ कोर्स, जर्नी बहुत मज़ेदार थी। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? आई थिंक पॉडकास्ट का टाइम काफ़ी कम होता है। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक कि ये स्टार्ट किस तरह हुआ। इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड और मैं शाउट आउट देना चाहूँगा अपने टीचर आफ्ताब आसिफ को। 5th या 6th में था आई गेस मैं, और आई डिड C++ फ्रॉम हिम। अब सिनेरियो शुरू कहाँ से हुआ, अगर उससे भी पीछे चले जाएँ कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट किस तरह आया। आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, तीसरी जमात में था मैं, और माय एल्डर ब्रदर आसिफ वाज डिजाइनिंग अ कार्ड इन एडोबे इलस्ट्रेटर। और मैं वो देख रहा था कि हाउ दिस कार्ड इज बीइंग डिजाइन, क्योंकि मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम पर, और आई थॉट कि ये मुझे भी डिज़ाइन करना है। एंड लेटर आई रियलाइज कि आई हैव टू डू इट। अब वो जिस तरह जाते थे घर से, तो मैं चुपके से उनका लैपटॉप खोल के, आई रिमेंबर द पासवर्ड, तो मैं खोल के अपनी डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देता था। इन MS पेंट होता था उस टाइम पे, विंडोज़ विस्टा और 7 आई गेस was over that time. And later on, the C++ part I told you earlier, कि C++ ही अपने टीचर से in 5th 6th standard. And after that, in from 6th standard to 7th standard मैं थोड़ा बोर हो गया। मुझे लगा कि C++ थोड़ी सी कर तो लिया, बट इसका करना क्या, क्योंकि वो सिर्फ एक कंपाइलर होता था C++ का, और उसके अंदर यू आर जस्ट कोडिंग एंड व्हाट्स बिल्डिंग यू डोंट नो। सो मेरे लिए वो चीज़ें कन्फ्यूजन थी, तो आई थॉट कि आई शुड स्विच। आई स्विच टू यूट्यूब। अनफॉर्चुनेटली मेरे यूट्यूब पे 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं विच आई डिड ड्यूरिंग आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक मैंने वो सब किया। तो वो मेरे लिए उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। आई मेड लॉट ऑफ सीरीज अबाउट ब्लॉगर की वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ टेक वीडियोज़, रैंडम स्टफ। उसके बाद फिर मुझे हार्डवेयर का काफ़ी शौक था। मैंने ड्रोन बनाने की कोशिश कर चुका हूँ, इंस्पायरिंग फ्रॉम जॉय फ्रॉम थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स के अंदर वो ड्रोन बनाता है, तो आई जस्ट वॉच दैट मूवी समडे एंड आई वाज सो क्रेजी, आई थॉट कि आई हैव टू मेक इट।
तो मैं अपने शहर से 7वीं 6ठी क्लास का बच्चा उकाड़ा गया, वहाँ से आई गॉट सम एल्युमिनियम फ्रॉम देयर, सम मोटर्स एंड ऑल ऑफ दैट टेक्निकल सर्किट बोर्ड, और आई रियली ट्राइड माई रियली बेस्ट। उसकी डमी आज भी मेरे पास है एंड आई एम स्टिल ग्लैड, इवन इफ इट वाज अ फेलियर फॉर मी, बट मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, और दैट्स हाउ यू लर्न एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। एंड आफ्टर देन मुझे थोड़ा सा शौक आया हार्डवेयर का मजीद, तो आई लर्न मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उस पर थोड़ा सा काम किया मैंने। और वो करने के बाद अगेन फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो मुझे मज़ा नहीं आया। देन आई मूव टू वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर वेबसाइट्स, तो मैंने वो बनाना शुरू कर दी इन माई प्री 8 स्टैंडर्ड, लाइक 7th स्टैंडर्ड के करीब, उसके मिड के अंदर बाद। तो मैंने ब्लॉगर पे काफ़ी वेबसाइट्स बनाई, एडसेंस से अर्निंग करने की बहुत कोशिश की, हुई नहीं। I again failed and I'm glad I failed. और then I finally found out Android app development, और मैंने Android Studio पे सिर्फ 3-4 महीने के लिए काम किया। Kotlin was really new over that time, और Kotlin पे Java पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया। And then I thought कि it's even not that hard, and then how I get into video game development when I was in 8th standard, और वहाँ से ये गेम डेवलपमेंट का जर्नी शुरू हुआ कैसे, वो एक अलग सवाल है, वो जब आप करेंगे फिर मैं वो भी बताऊंगा आपको। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, जिस तरह अभी आपने बात की कि आपने वीडियो गेम डेवलपमेंट को स्टार्ट किया, तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि वीडियो गेम डेवलपमेंट आपने कैसे स्टार्ट की, उसमें आपका कैसे इंटरेस्ट आया? कि मतलब आपने कौन-सी ऐसी गेम खेली जिसको आपने मतलब सोचा हो कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है, बहुत ज़्यादा मतलब हेवी गेम है, इसको कैसे डेवलप किया होगा, कितना टाइम लगा होगा और इस एब्सोल्युटली, तरह की चीज़ें? वेरी गुड क्वेश्चन। वेल, इसका जर्नी बड़ा मजे का है, इनफैक्ट आई एम स्माइलिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सवाल। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ पबजी से, ऑफ कोर्स, क्योंकि पबजी पीसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोबाइल वर्जन, वो 2018 में आया था। पबजी पीसी आई थी 2017 में स्टीम के ऊपर, एंड आई प्लेड दैट गेम, नॉट एक्चुअली प्लेड, मेरे पास उस टाइम इतना अच्छा पीसी नहीं था, तो आई वॉच्ड अ वीडियो अबाउट दैट गेम, और वो एक बैटल रॉयल एक्सपीरियंस था, और बैटल रॉयल एक्सपीरियंस में पहली गेम थी। मतलब उसका आइडिया इतना यूनिक था कि आप एक आइलैंड पे सब जाते हैं और आपको एक दूसरे को मारना है, एंड हूएवर जो एंड पे बच जाएगा वो गेम का विनर होगा। तो वो आइडिया मुझे बड़ा मजे का लगा। अभी तो शायद आपको ये बड़ी कॉमन सी बात लग रही हो, बट उस टाइम पे इस तरह के आइडियाज़ की गेम होना वाज हेल ऑफ अ बिजनेस। तो आई थॉट कि इट्स अ गुड आइडिया, और तब मेरे माइंड में गेम को देखते देखते सवाल आया कि ये बनी कैसे, इसको कैसे बनाया होगा, ये कैसे बनती है। लाइक सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलपमेंट का तो मुझे आइडिया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको बेस C++ यूज़ करनी है, सी शार्प यूज़ करनी है, पाइथन यूज़ करनी है, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आपको कोटलिन यूज़ करनी है, और थोड़ा बहुत फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, एंड दैट्स इट। बट गेम डेवलपमेंट का मुझे आइडिया नहीं था कि हाउ, मतलब ये 3D ग्राफिक्स किस तरह बनते हैं। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मैंने फिर अपने एक दोस्त को अप्रोच किया, जलाल को, शाउट आउट टू यू जलाल, और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि लाइक इज़ देयर एनीवन जो गेम डेवलपमेंट पे काम करता है। तो जलाल ने मुझे कनेक्ट किया अपने एक दोस्त के साथ, महबूब भाई, शाउट आउट टू हिम एज़ वेल। उन्होंने मुझे 2 घंटे का लेक्चर दिया, जिसके अंदर उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया कि गेम्स बनती कैसे हैं। इसके अंदर एक 3D होता है, एक 2D पार्ट होता है, प्रोग्रामिंग होती है, फिज़िक्स होता है, उसके अलावा एनिमेशंस होती हैं, एंड दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, और जब वो सारी कंबाइन होती हैं, देन इट बिकम अ गेम। सो जब उन्होंने वो मुझे बताया तो आई वाज़ लाइक ओके, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आई हैव टू गेट इट थ्रू, और मैं इसको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। एंड देन फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं 8वीं में था, और जर्नी चलती रही। आई गेट इनटू गेम डेवलपमेंट। हाँ, एज़ फार एज़ इट्स अबाउट कोर्स और समथिंग, नो, आई हैव नॉट डन एनी कोर्स इन माई लाइफ। मैं कभी ट्यूशन नहीं गया, मैं कभी किसी कोर्स में नहीं गया। यूट्यूब थी, यूट्यूब से सीखते रहे। देयर वाज यूट्यूब चैनल कॉल्ड ब्रैकीज, अगर आप में से कोई गेम डेवलपमेंट सीखना चाहता है, यू कैन विजिट ब्रैकीज, इंसर्न वकास शफीक साहब का, एंड देयर आर कोड मंकी, एंड देयर इज a lot of other YouTube channels, Bilal Chima, Programmer Chima as well, yeah. So these are YouTube channels जिनको फॉलो अप करता गया और कुछ ना कुछ सीखता गया। ऑफ कोर्स एक कोर्स की जगह सीक्वेंस में तो मैं नहीं सीख सका। आई ट्राइड माई हेल बेस्ट। हाँ, उसके दौरान मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ। टाइम किस तरह वेस्ट हुआ कि जब गेम डेवलपमेंट में मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैंने कहाँ से करनी है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे थोड़ा बहुत सिखा दें। बड़े लोगों ने मेरे से झूठे वादे भी किए कि हमें आती है, जबकि उन्हें नहीं आती थी, और उन्होंने मुझे कहा हम आपको आज सिखाते हैं, आज सिखाते हैं, आज सिखाते हैं। सो द वे यू आर राइट नाउ रियान, होता ही है कि जब आप थोड़े से टैलेंटेड होते हो तो आपका मिसयूज़ होता है। मिसाल ले लें, आपके पास भी ऐसी बड़ी सिचुएशन आई होंगी जब आपको बड़े लोगों ने
लुक में दिए होंगे कि हम आपको ये करेंगे, वो कराएंगे, आपका ब्रांड बना देंगे, दिस एंड दैट, एंड लेटर ऑन वो गायब हो जाते हैं। तो वही उस टाइम मेरे साथ हुआ। आई वाज सो गुड, और उन्हें लगा कि ये बच्चा उनका एक लाइक दे आल्सो हैड सम वेंचर्स, और उन्हें लगा कि इसको इसका फेस बिक सकता है, या ही इज टैलेंटेड इनफ। तो वहाँ पर वो चीज़ थोड़ी ऑफ थी। तो वहाँ से फिर मैं डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मैं डिमोटिवेट उनसे हुआ, गेम डेवलपमेंट से नहीं हुआ। तो मैंने फिर यूट्यूब पे स्विच किया, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और फिर अगेन उसके बाद फिर चलता रहा, एंड आफ्टर दैट फिर मुझे लाहौर आना पड़ा, वो एक अलग सवाल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपने मतलब गेम डेवलपमेंट को कहाँ से स्टार्ट किया? लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब आपने कौन से इंजन से स्टार्ट किया? क्या आपने बहुत ही बेसिक स्टूडियोज़ होते हैं मतलब स्टूडियो भी नहीं कह सकते उसे तो, जिस तरह स्क्रैच है, बहुत ही बेसिक सी जो कोडिंग से जो आप गेम बनाते हैं 2D, ऐसे है। एक इस तरह की है, और फिर यूनिटी, अनरियल इंजन, रोब्लॉक्स के स्टूडियोज़ और इस तरह बहुत सारे और भी हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मेरे केस में ऑफ कोर्स मैंने वही बेवकूफ़ी की जो हर गेम डेवलपर स्टार्ट में करता है, कि मैं GTA बनाऊंगा, मैं PUBG बनाऊंगा, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर बनाऊंगा, जो कि इवेंचुअली होता नहीं है। बट मैंने यूनिटी इंजन से स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ थोड़ा सा अनरियल इंजन को भी मैंने नोटिस किया था, बट मेरा स्टार्ट यूनिटी इंजन से था, विच इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इंजन फॉर मोबाइल गेम्स एटलीस्ट। PC या इंडी गेम्स में भी वो काफ़ी फिजिबल है। अब होता ये है कि जब आप गेम्स बनाना शुरू करते हैं तो यूजुअली आपका आइडिया होता है कि मैं आज ही PUBG बना लूँगा, और मेरे साथ भी यही हुआ। आई स्टार्टेड इन मेकिंग PUBG स्ट्रेट राइट अवे। मैंने शुरुआत ही PUBG बनाने से की थी, और ऑफ कोर्स मैं उसे नहीं बना पाया। उसको बनाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं उसका 5% भी नहीं बना पाया। तो 3D गेम से मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर मूव फॉरवर्ड करता गया, एंड देन उसके बाद फिर 2D गेम्स, 3D गेम्स, साउंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एनिमेशन, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ समझ आती थी। एंड नाउ अगेन आप कह रहे थे कि जिन्होंने शुरू करना है गेम डेवलपमेंट में, वो किस तरह कर सकते हैं। सिंपल है, आप unity.com पे जाएं। मैं अभी भी आप लोगों को सीखने के लिए यूनिटी इंजन रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी एज 13-14 साल से अबव है, तो मैं यूनिटी इंजन आप लोगों को प्रेफर करूंगा। आप यूनिटी इंजन इंस्टॉल करें, यूनिटी की वेबसाइट पे जाके, गूगल पे जाके यूनिटी इंजन लिखेंगे, वहाँ से हब डाउनलोड करें, इंस्टॉल द लेटेस्ट इंजन, एंड यू विल हैव bunch ऑफ यूट्यूब चैनल्स। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आपके पास ब्रेकीज है, कोड मंकी है, प्रोग्रामर चीमा है, इंसर्न है, निखिल मलानकन का यूट्यूब चैनल है, और ऑफ कोर्स अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी शायद आप लोगों की हेल्प कर दूँ। सो दीज आर यूट्यूब चैनल। इसके अलावा काफ़ी सारे अब तो यूट्यूब चैनल हैं, यहाँ से आप सारी गेम डेवलपमेंट सीख सकते हैं। यूनिटी इंजन बेसिकली यूज़ करता है C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि C++ का अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं, C++ के बाद आई थी। तो इसके अंदर C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्लस इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। 3D मॉडलिंग आ जाती है, क्योंकि 3D मॉडल्स बनते हैं इसके अंदर सारे, उसको स्क्रैच से बनाना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका ये मोबाइल पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो अगर मैंने इसको गेम के अंदर दिखाना है तो पहले मुझे इसको 3D मॉडल डिज़ाइन करना पड़ेगा। वो एक अलग फील्ड है, उसको 3D मॉडलिंग बोलते हैं। उसी तरह अगर आप खुद का कैरेक्टर गेम के अंदर लेके आना चाहते हैं, रियान को, तो यू विल हैव टू मॉडिफाई रियान इन 3D इन यूजिंग जी ब्रश या बहुत सारे। उसी तरह जो गेम का UI है वो UI UX आर्टिस्ट डिज़ाइन करता है, और जो गेम की प्रोग्रामिंग है वो गेम प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है, गेम मैकेनिक्स को भी गेम प्रोग्रामर बनाता है। तो ये गेम डेवलपमेंट इटसेल्फ एक ऐसी फील्ड नहीं है जो आप कहें कि आप सोलो इसके अंदर रह सकते हैं, नहीं, यू विल हैव टू मेक अ टीम फॉर इट, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट साउंड इंजीनियरिंग भी, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप गेम डेवलपमेंट के अंदर आना चाहते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोडिंग आए। आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आप आर्ट में अच्छे हैं, आप कलर्स में अच्छे हैं, यू आर अ फीमेल, यू आर गुड, हैविंग गुड एस्थेटिक्स, यू कैन गेट इनटू गेम आर्ट वर्क। आप गेम UI UX में काम कर सकते हैं। आपको 3D में काम करने का मज़ा आता है, आप 3D मॉडलिंग में काम कर सकते हैं। आप कैरेक्टर मॉडलिंग में काम कर सकते हैं। आपको मज़ा आता है कि आप एक पूरा इन्वायरमेंट बनाएं, जहाँ पे पहाड़ हैं, जहाँ पर ट्रीज लगे हुए हैं, रोड्स बन रहे हैं, आपको वो सब बनाने का शौक है जिस तरह मुझे था, तो आप एक लेवल डिज़ाइनर बन सकते हैं। और आपको गेम डिज़ाइन, आपको डॉक्यूमेंटेशन का या नॉलेज है, या आप एक ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपने राइटिंग पढ़ी है, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश लिटरेचर, तो यू कैन बी अ गेम डिज़ाइनर एज वेल, जहाँ पे आपको सिस्टम डिज़ाइन करना होता है कि लेवल में प्लेयर यहाँ जाएगा, यहाँ जाके उसको इतनी पावर मिलेगी, फिर यहाँ से आगे जाएगा, उसको इतने कॉइन मिलेंगे, तो उस सब का बैलेंस है गेम डिज़ाइनर राइट करता है। सो दैट्स हाउ गेम्स केम इनटू लाइफ, और असल मज़ा गेम डेवलपमेंट का टीम वर्क के साथ ही है।
आप सोलो भी कर सकते हैं, बट मैं हमेशा एक टीम प्रेफर करूंगा ओवर सोलो गेम डेवलपमेंट। जी, थैंक यू वेरी मच। तो साहिल भाई, आप पहले ये बता दीजिए कि आपने जब ये गेम डेवलपमेंट स्टार्ट की तो उस वक़्त सबसे बड़े आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? अगर कोई बग्स आ जाते हैं तो अभी मतलब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है गेम डेवलपमेंट के बारे में, तो फिर आपको खुद ही से उसको सॉल्व करना पड़ता है। और जिस वक़्त आपने स्टार्ट किया था उस वक़्त तो मतलब ये मॉडर्न टूल्स जिस तरह चैट जीपीटी हो गया और एब्सोल्युटली। जितने कोडिंग एक्सपर्ट्स हैं, या वो सारे भी नहीं एग्ज़िस्ट करते थे। तो आप मतलब किस तरह उन्हें फेस करते थे? अच्छा, एब्सोल्युटली, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। चैलेंजेस तो आते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो मुझे फेस करना पड़ा वो था मशीन। यूनिटी इंजन, अनरियल इंजन अगर आपने चलाना है तो आप 4-5 लाख की मशीन से नीचे सोच भी नहीं सकते कि वो ठीक चलने वाला है। ये मिनिमल है। वरना आपको उससे भी ऊपर जाना पड़ सकता है इन RTX 50 सीरीज़, RTX 40 सीरीज़। राइट नाउ इवन आई एम यूजिंग RTX 30 सीरीज़। तो ये चैलेंज होता है ऑफ कोर्स। एक मशीन का चैलेंज होता है। दूसरा आपने बात की कि बग्स के चैलेंज, ऑफ कोर्स वो भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे ओवर द टाइम। एज़ यू नो कि ना चैटजीपीटी था, ना कोई एआई एजेंट था। तो हमें गिटहब लाइक स्टैक ओवरफ्लो पे भी जो हेल्प मिलती थी वो गेम डेवलपमेंट के रिलेटेड उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। वहाँ पे कोर डेवलपमेंट के लिए मिलती है, गेम डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलती। एंड थर्ड, यू आस्क्ड मी के community. Community is also an issue, of course, in Pakistan, but not now. अभी पाकिस्तान में बहुत रिच गेम डेवलपमेंट कम्युनिटी है। इनफैक्ट इंडी गेम्स के प्रॉपर ग्रुप्स हैं, अनरियल इंजन के अलग अलग ग्रुप्स हैं, यूनिटी इंजन के ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान राइट नाउ हैव अराउंड 270 प्लस गेम स्टूडियोज in the whole country, including in Lahore, in Islamabad, in Karachi, all हर जगह पे 200-300 से ज़्यादा स्टूडियोज हैं। और अगर ये चीज़ आ जाती है, और इसके बाद अगर मैं आपकी तीसरी चीज़ की बात करूँ, बग्स। ऑफ कोर्स बग्स आते हैं, ऐसे ऐसे बग्स आते हैं कि आप इमेजिन करें कि मैं आपको छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। मुझे एक दफ़ा एक गेम में बना रहा था, डू इट। डू इट नाम से एक गेम थी, 2016-17 में या 18 में आई थिंक रिलीज़ हुई थी। और वो गेम में बिल्कुल उस टाइम बिगिनर था। और मेरा घर दीपालपुर में था उस टाइम, आई वाज़ लिविंग देयर। और जो मेरे जिनका मैंने ज़िक्र किया, जिनसे मैंने एक ही क्लास ली थी, पहली क्लास, वो ओकाड़ा में रहते थे, ओकाड़ा सिटी में। अब मेरा वो बग इतना मुझे तंग कर रहा था, और बहुत बेसिक लेवल का बग था कि आई वाज़ नॉट एबल टू डू दैट। सो आई हैव टू ट्रैवल 30 किलोमीटर टू अनदर सिटी टू गेट दैट डन। और आप इमेजिन करोगे, अगर आप 16 17 साल के हो, तो आपकी फैमिली आपको जल्दी अलाउ नहीं करती कि आप घर से या दूसरे शहर में जा रहे हो अकेले, दिस एंड दैट। तो मैं चुप करके चला गया, छुप के। तो यू जस्ट हैव टू डू इट, आई वुड से। और वहाँ जाके फिर मैंने बग फिक्स किया, उनसे करवाया बेसिकली। तो अगर आप ये बात आज किसी डेवलपर को बताएंगे तो वो कहेगा कि चैट जीपीटी जो है ना वो सही आंसर नहीं दे रहा, इसलिए हमारी गेम के बग्स जो है ना वो फिक्स नहीं हो रहे। सो इट्स ऑल अबाउट योर एम्बिशन, योर डेडिकेशन। जब आपकी डेडिकेशन होती है आपको हल मिल जाता है। बट हाँ, चैलेंजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टर्म ऑफ बग्स, इन टर्म ऑफ कम्युनिटी। उस टाइम पे पाकिस्तान की कम्युनिटी नहीं थी। अब बहुत रिच कम्युनिटी है, जिस तरह मैंने बताया आपको। बट उस टाइम पे आई वाज रियली कनेक्टेड विद द इंडियन गेम डेवलपमेंट कम्युनिटी फ्रॉम ग्रुप ऑफ निखिल मलानकर। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया उसके। और दे हैव डन, यू नो, मेरे ख्याल में मेरी गेम डेवलपमेंट जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडियन गेम डेवलपर्स से मिली है, और उनकी कम्युनिटी से मिली है, एंड दैट्स रियली गुड। और फिर जब आप एक सर्टेन लेवल क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको इतनी सपोर्ट की ज़रूरत होती भी नहीं है। लेकिन वो जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ आप डिमोटिवेट होकर वो चीज़ छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई वॉज ओनली पाकिस्तानी इन दैट इंडियन गेम डेवलपमेंट कम्युनिटी। और आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला उन लोगों के साथ काम करने का, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। सो दैट्स हाउ आई लर्न, दैट्स हाउ, मतलब वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मेरी कोशिश थी, नीयत थी, तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता गया। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपने मतलब जब आपने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट की तो उस वक़्त आपकी पहली अर्निंग कब जाके आई और आपने क्या मतलब वो अपनी गेम पब्लिश करके खुद से अर्निंग की थी, मतलब वो गूगल के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करके, या फिर आपने बेसिकली किसी और को सेल की थी गेम? अच्छा, इसमें ये है कि मैंने 2017 में
आई गेस, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, गेम डेवलपमेंट आई गेस शुरू की थी, और स्टार्टिंग में ही, और 2018 में मार्च में मैंने फाइवर ज्वाइन किया था। अब तब तक के दौरानिए में तो मुझे था ही नहीं कि अर्निंग भी कोई चीज़ होती है, बिकॉज आई वॉज सो यंग ओवर दैट टाइम कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इससे पैसे भी कमाए जाते हैं। मुझे तो बस बनाने का शौक था। तो देन आई रियलाइज कि अच्छा कोई फाइवर चीज़ होती है जी, अपवर्क भी कोई चीज़ होती, अपवर्क का भी नहीं पता था ओवर दैट टाइम, अवेयरनेस नहीं थी। तो फाइवर का पता चला, मैंने अकाउंट बना लिया। सो इसको मैं लकी कहूँगा। आई वाज सो लकी कि मुझे फाइवर पे पहले हफ्ते ही ऑर्डर मिल गया, और वो ऑर्डर यूएस से था, और $70 का वो ऑर्डर था, और उसमें मुझे उन्हें बहुत बेसिक रनर टाइप गेम बना के देनी थी, एंडलेस रनर, समथिंग लाइक सबवे सर्फर्स। और मैंने उनको इतनी बकवास गेम बना कर दी, इतनी बुरी गेम बना कर दी कि मैं बता नहीं सकता आपको, बट उनको मैं सलाम करूँगा कि उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली एज अ डिलीवरी, और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वहाँ से फिर अर्निंग का सिलसिला भी जारी हो गया। तो जब मैंने देखा कि मुझे काम एक मैं कर रहा हूँ और उसके पैसे मिल रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ माय फील्ड, दिस इज़ समथिंग। क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी ट्राई किया, यूट्यूब ट्राई किया, ब्लॉगर, मुझे कहीं से सक्सेस नहीं मिली। गेम डेवलपमेंट से मुझे सक्सेस मिली, मेरा पहला ऑर्डर मिला, तो वो भी एक चीज़ रीज़न थी कि मैं गेम डेवलपमेंट में फिर स्टिक किया, और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, और फिर वो चीज़ें चलती गई। और रही बात पब्लिशिंग की, तो पब्लिशिंग ड्यूरिंग माई फ्रीलांसिंग करियर तो मैंने नहीं की, जब कंपनी बनाई उसके बाद शुरू की। उससे पहले तक तो मेरी कोई गेम्स पब्लिश नहीं हुई। तो जिस तरह आपने साहिल भाई बताया कि आपने पहले एक काफ़ी बेसिक लेवल की गेम से स्टार्ट किया था, या तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपने अपनी सबसे मतलब जो अ, मतलब पहली जो गेम थी जो आप कहते हैं मतलब एक अच्छे लेवल की थी, वो आपने कब जाके बनाई थी और वो किस टाइप के बारे में थी? अच्छा, सबसे बेहतर गेम जो मैं कह सकता हूँ जो प्रेजेंटेबल है, वो दैट वाज 2048 3D। 2048 नाम की एक गेम हमने बनाई थी 3D के अंदर। वो गेम काफ़ी ट्रेंडिंग में थी 2022 में या 21 में, और आई थॉट कि दिस इज़ द गेम, और तब मैंने अपना स्टूडियो पहला स्टार्टअप लूनर बोल्ट स्टार्ट किया था, और उसकी वो पहली गेम थी। उस पे हमने 6-7 महीने ज़ाया किए उस गेम को बनाने में, मतलब काफ़ी टाइम लगाया उस पे, और दैट वाज समथिंग व्हिच वाज रियली गुड। और आप अभी भी खेलेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, अच्छी गेम है। क्वालिटी वाज रियली गुड, इट वाज रियली रियली ऑप्टिमाइज्ड, कि वो गेम सिर्फ 20 एमबी की थी 3D होने के बावजूद। तो 20 एमबी में 3D गेम को मैनेज करना मोबाइल के लिए भी वाज अचीवमेंट फॉर अस, कि हमने इतनी अच्छी ऑप्टिमाइज की उसको, और वो 1 GB रैम के मोबाइल में भी इजीली चलती है विदाउट एनी लैग और बग्स, एंड यू डोंट इवन रिक्वायर एनी इंटरनेट कनेक्शन टू प्ले दैट गेम। सो वो उसका पर्पस जो था उस गेम का, वो दैट वाज प्योर एजुकेशन। वो एक एजुकेशनल मैथमेटिक्स की गेम थी, जिसके अंदर आपके पास एक डेडिकेटेड क्यूब आता है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड नंबर लिखा होता है, लेट सपोज 2 का नंबर लिखा है। तो 2 को आपने वहाँ जो आगे आपके ब्लॉक्स आपने पहले शूट किए होंगे, उसके अंदर जो भी 2 होगा उसके अंदर आपने उसको हिट करना है। तो व्हेन 2 हिट्स टू 2 इट बिकम्स 4, तो वो क्यूब 4 हो जाता था। तो देन 4 आपके हुँ। पास रैंडम नंबर्स आते थे, फिर 4 आया, 4 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 16। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो उसके अंदर 2-4 चीज़ें थी। एक तो मेरा विजन था कि कुछ ऐसा हो जो दूसरों के काम भी आए ऑफ कोर्स, और सेकंड समथिंग यूनिक टू मेक। तो मुझे लगा कि दिस आइडिया इज यूनिक, ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं था इन टर्म ऑफ मनी, बट इन टर्म ऑफ विजन, या इन टर्म ऑफ मैं कहूँ कि मेरे क्लाइंट्स को पसंद आने वाली सबसे ज़्यादा गेम जो थी, वो दैट वाज वन ऑफ दीज गेम, और ये हमने पब्लिश की थी, एंड इट्स स्टिल अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो मैं कहाँ पे था? हाँ जी। तो साहिल भाई आप काइंडली ये बता दीजिए कि क्या आपको मतलब कभी ये गूगल प्ले स्टोर की तरफ से मतलब कोई इश्यू आया हो पब्लिशिंग में, उनकी टर्म्स जो होती हैं, उनके खिलाफ भी कुछ गेम्स होती हैं, और एब्सोल्युटली। मतलब जिस तरह आपने बताया कि आपने कुछ गेम्स एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर भी पब्लिश की हुई हैं। तो उस वक़्त आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा? क्योंकि जो एप्पल के ऊपर जो ऐप्स पब्लिश होती हैं, गेम्स पब्लिश होती हैं, उनके लिए बेसिकली आपको मैक ओएस के एब्सोल्युटली। ऊपर वो आपको डाउनलोड करनी पड़ती हैं, या जो भी सॉफ्टवेयर होता है कोडिंग के लिए। आई गेट इट। अच्छा, ऑफ कोर्स पब्लिशिंग में चैलेंजेस आते हैं। गूगल की पॉलिसीज हार्ड हैं अभी, लेकिन अभी भी वो उतनी हार्ड नहीं है जितनी एप्पल की हार्ड है। और इनफैक्ट एप्पल की एक गेम तो हमारी अभी इस वीक में ही रिजेक्ट हुई है, और उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते।
पहले बात करते हैं गूगल की पॉलिसीज़ के लिए। ऑफ कोर्स गूगल की काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं, उसको हमने प्रिसाइज़ली अंडरस्टैंड करना होता है और उसके बिहाफ़ पर जो हमारी गेम है उसके लिए मतलब वहाँ पे झूठ की गुंजाइश नहीं है दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे। आपको अपनी गेम के बारे में सच बताना है, उसमें गोलियाँ चल रही हैं, ब्लड है, वायलेंस है, कोई जो है ना वर्ड्स उस तरह के हैं जो व्हिच शुड नॉट बी गुड फॉर चिल्ड्रन, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देनी होती हैं जी एंड जी यू हैव टू बी डेफिनेटली। वेरी क्लियर अबाउट योर थिंग्स एंड योर व्हाटएवर इट इज़ इन योर गेम। तो आप उसके बारे में सच-सच बोलें, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी दें, तो उनकी पॉलिसीज़ को आप फ़ॉलो अप करें तो गूगल पे तो ईज़िली आप पब्लिश कर लेते हैं। मसला आता है एप्पल पे। जैसे कि आपने कहा कि एप्पल के लिए आपको मैकओएस की ज़रूरत पड़ती है, ऑफ़ कोर्स मेरे पास है, हमारे पास हैं कंपनी के अंदर 2-3 मैक्स। तो ऑफ़ कोर्स हमारे लेवल पे तो इश्यू नहीं है, बट हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल पब्लिश करना चाहता है, मिसाल ले लें कोई सोलो गेम डेवलपर है जो घर में बैठ के गेम्स बनाता है, तो उसको इस चीज़ का प्रॉब्लम आता है क्योंकि मैकबुक की प्राइसेज़ जो हैं वो आसमानों से बात करती हैं। 4-5 लाख से नीचे मैकबुक आता नहीं है। तो ये एक इशू है, बट उसके भी कुछ 2-4 विंडोज़ के अंदर जुगाड़ हैं जो एसेट स्टोर पर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप विंडोज़ पीसी के अंदर भी एक्सकोड की बिल्ड निकाल सकते हैं। अब होता ये है कि एक्सकोड की स्टिल उस पे बिल्ड ही निकलेगी, आपको एक्सकोड फिर भी करना उसको पुश एक्सकोड के ऊपर से ही पड़ेगा, जो अगेन मैकबुक के अंदर ही है। तो मैकबुक इज़ नेसेसरी, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ उनकी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि अभी कल हमने गेम पब्लिश की और उन्होंने ये कह दिया कि ये गेम बहुत खाली-खाली है। मतलब खाली है। खाली-खाली है से मुराद ये है कि इस गेम के अंदर ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, मतलब सिंगल टैप है। मिसाल ले लें कि अब आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं टॉर्च लाइट की, तो उसके अंदर या तो टॉर्च ऑन है या ऑफ है, 2 ही बटन है और तो कुछ नहीं ना हो रहा, फंक्शनैलिटी कम है। तो उसी तरह उसकी फंक्शनैलिटी कम होने की वजह से लोग उसे प्रेफ़र नहीं करते। एप्पल उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत बेसिक गेम है, ये बहुत बेसिक एप्लीकेशन है। तो द सेम थिंग हैपेंड टू अस कि हमारी गेम एक स्नेक गेम थी और सिंगल टैप गेम थी, जिसके अंदर आप टैप करते हैं और स्नेक मूव करते हैं, दैट्स इट। तो उसमें सिर्फ एक टैप की फंक्शनैलिटी थी। अब हमने उसके अंदर वाइब्रेशंस डाली हैं कि जब वो टैप करेगा वाइब्रेट होगा फ़ोन। साथ हमने नोटिफिकेशंस डाले हैं, प्लस हमने उसके अंदर 2-3 मेन्यूज़ ऐड किए हैं, लेवल मेन्यू ऐड कर दिया है। पहले ये होता था कि गेम में आप राइट अवे जाते थे, अब हमने उसके अंदर मेन्यू का लेवल बनाया है ताकि वो मेन्यूज़ पे क्लिक करे, मेन्यू के अंदर जो भी उसने लेवल खेलना है उसके ऊपर क्लिक करे, प्ले के बटन पे क्लिक करे, तो वो 5-7 क्लिक्स होंगे तो वो एप्पल विल रियलाइज़ के इस गेम के अंदर कुछ है करने को। इट्स नॉट दैट बेसिक। सो दैट्स हाउ स्ट्रिक्ट एप्पल एप्पल इज़। ये मैं उस गेम की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई वायलेशन नहीं थी। ये उसके लिए इतना हार्डल है। तो अगर आपकी गेम के अंदर कोई वायलेशन है फॉर देयर पॉलिसीज़, तो फिर आप भूल जाएँ कि 2 महीने से पहले वो आपकी गेम पब्लिश करने वाला है। वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं आपको, एप्पल। इससे पहले भी मतलब काफ़ी उनके इश्यूज़ हुए हैं, बहुत लफड़े हुए हैं ये एपिक गेम्स के साथ यस, और फोर्टनाइट के बारे में। या और जितनी ये एप्पल गेम्स के जो पब्लिशर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है ये क्योंकि सारी पेमेंट्स एप्पल से होती है, उसमें वो 30% काट लेता है। ऐसे ही है, उसकी वजह से सारा वो एप्पल के स्टॉक्स भी गिरे थे, बहुत बड़े बिल्कुल, मसले हुए थे एप्पल के एब्सोल्युटली। लिए। इसमें वहाँ ऑफ कोर्स हुए थे, मुझे एग्ज़ैक्ट डिटेल्स का तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो काफ़ी पुराना मसला है ये। एपिक गेम्स का और एप्पल का इश्यू हुआ था, नो डाउट अबाउट इट। और इनफैक्ट फोर्टनाइट जो है वो एप्पल से रिमूव कर दी गई थी और देन एप्पल का और एपिक गेम्स का लीगल बैटल चला था। लीगल इनके केसेस चले थे फॉर अराउंड अ ईयर और इवन मोर देन दैट। और एंड पर एपिक गेम्स जीत गया था और नाउ फोर्टनाइट इज़ बैक ऑन एप्पल ऐप स्टोर और विद देयर टर्म्स, जो उनकी गवर्नमेंट ने उनको टर्म्स दिए थे। तो या 30% वाला भी इशू था और प्लस जो एपिक गेम्स था वो आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट 100%, बट आई गेस कि एपिक गेम्स का जो पेमेंट गेटवे था वो चाह रहे थे कि वो आउटसाइड एप्पल हो, उनकी पेमेंट ट्रांजैक्शंस, और एप्पल चाहता था कि वो एप्पल के गेटवे के थ्रू ही हो। तो ये उनका प्रॉब्लम था, विच वॉज सो फनी, हमने काफ़ी इंजॉय किया। बाकी गेमर्स के लिए थोड़ी बुरी न्यूज़ थी कि 1-1.5 साल फोर्टनाइट जो है वो एप्पल ऐप स्टोर पर नहीं थी। जी थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपने जिस तरह अपने पहले स्टार्टअप के बारे में बताया था, तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि जब आपने पहला स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया या अपनी एजेंसी बनाई, तो उस वक़्त आपको उसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अच्छा, चैलेंजेस तो जो भी किया है लाइफ में सब में फेस करने पड़ते हैं और मैंने भी किए हैं, एवरीवन डज, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। बट मेरे केस में ये था कि आई वाज इन लाहौर और ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस
मेरे वालिद साहब वहाँ थे तो मुझे जाना पड़ा ओकाड़ा वापस। अब वहाँ जाके मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि एक ऑप्शन था कि मैं बस खुद ही फ्रीलांसिंग करूँ और एक ऑप्शन था कि आई बिल्ड अ न्यू टीम। अब ऑफ कोर्स मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे और मेरे पास इनफैक्ट 100,000 से भी कम अमाउंट थी। बट मैंने कहा कि नहीं, लेट्स डू इट। मैं वापस गया, मैंने वहाँ पर एक छोटा सा स्टूडियो अपने रूम में शुरू किया और क्योंकि मेरे पास जगह थी खाली, वहाँ से मैंने शुरू किया। फर्स्ट 4-5 मंथ्स तो वहीं पे काम किया। आई सम ऑफ माय फ्रेंड्स जॉइंड मी और वहाँ से हमने काम शुरू किया एक्सपोर्टिंग गेम डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें गेम आर्ट वर्क था, ये वो। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि हमारे पास स्पेस नहीं थी या हमारे पास ये सारे इश्यूज थे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर उतनी स्किल नहीं थी। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। वो जो काम मैं लाता भी था वो उसे पूरा ही नहीं कर पाते थे, तो वो एक बड़ा चैलेंज था। फिर जब हमारे पास स्पेस का इशू था तो वो समहाउ 4-5 मंथ बाद मैंने वहाँ पर एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप कर लिया था जिसको हमने बिल्कुल स्क्रैच से बनवाया था, पेंट एंड एवरीथिंग। और फिर वहाँ पर 8 से 10 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था, जिनमें से 3-4 ग्रेजुएट्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के, और उनको स्क्रैच से गेम डेवलपमेंट सिखाई मैंने वहाँ पर, ज़ीरो से। ऑल ऑफ देम, उनमें से किसी को गेम डेवलपमेंट नहीं आती थी, उनमें से किसी को गेम आर्टवर्क का नहीं पता था, 3D मॉडलिंग क्या होती है ये भी नहीं पता था। बट सिखाया उन्हें और समहाउ वो सीख भी गए। और आफ्टर देन आई स्टार्टेड माई स्टूडियो, और वहीं पर ये 2048 गेम जो मैंने आपको बताई है वो वहीं पर उसी स्टूडियो में हमने बनाई थी। वी एंडेड अप फेलिंग दैट स्टार्टअप इन 2022, और 2023 के एंड पर हम कोलैप्स कर गए थे। और उसकी रीज़न यही थी ऑफ कोर्स कि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, एज आई टोल्ड यू। उन लोगों में कोशिश तो मैंने पूरी की उन्हें सिखाऊं, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की, बट हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और फिर मैं 2023 के दिसंबर में मैंने वो सब वाइंड अप किया एंड आई मूव बैक टू लाहौर। और 2024 में मैंने यहाँ पे दोबारा शुरू किया लाहौर में, लाइक एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर। फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। जी, थैंक यू वेरी। तो साहिल भाई, आप काइंडली ये बता दीजिए कि आप मतलब गेम मोनेटाइजेशन को किस तरह मतलब मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर आप सोलो अगर आप मतलब डालें गेम्स को, तो उसमें मोनेटाइजेशन आपकी बहुत कम होती है। या तो आप गेम पासेस डाल दें, करेंसी बाइंग डाल दें, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब पूरी माइक्रो ट्रांजैक्शन से भर दें अपनी गेम को, लेकिन उससे फिर आपकी गेम क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। एब्सोल्युटली, या फिर आप एड से बम्बार्टमेंट कर दें, उससे एब्सोल्युटली। भी आपकी गिर जाती है। तो आप मतलब इसको किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं? अच्छा, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई एम हूएवर गेम प्लेयर इज वाचिंग ओवर देयर, मैं तो सबसे माजरत ही करना चाहूँगा कि गेम्स के अंदर इतने एड्स भरे होते हैं, स्पेशली मोबाइल गेम्स के अंदर। अब उसको भरना हमारी मजबूरी है। और वो क्यों है कि ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे गेम्स के ऊपर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बियर करने के लिए हमें एड्स लगाने पड़ते हैं। 2 तरह की चीज़ों से पैसे कमाता है डेवलपर, या 3 तरह की चीज़ों से। एक है एड्स, मोनेटाइजेशन। नंबर 2 इज़ इन ऐप परचेजेस, जिसकी आपने बात की। और नंबर 3 है वन टाइम पेमेंट या सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब वन टाइम पेमेंट और सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है। यहाँ लोग पैसे नहीं भरते किसी भी गेम को खेलने के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, हमारे रीजन में ये चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं है, या ट्रेंड ही नहीं है, इसका बिल्कुल है ही नहीं। सेकंड, सब्सक्रिप्शन मॉडल। ऑफ कोर्स हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी नहीं जाते, और जाते भी हैं तो तब जाते हैं जब बहुत सारी अच्छी गेम्स की लाइब्रेरी हो, वो भी सिर्फ पीसी गेमर्स अफोर्ड करते हैं, मोबाइल गेमर्स वो भी नहीं करते। थर्ड, जो लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास बचता है, वो बचता है इन ऐप परचेजेस का और मोनेटाइजेशन का, यानी एड्स का। अब इन ऐप परचेजेस की भी अवेयरनेस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में उतनी ज़्यादा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम पबजी मोबाइल या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसी गेम्स। तो वो भी हमारा माइनस हो गया। तो एंड पे हमारे पास बच जाता है सबसे ज़्यादा एड्स। तो हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं एड्स के ऊपर। अब एड्स को मैनेज किस तरह करना होता है ये डेवलपर पे डिपेंड करता है। सम टाइम कुछ डेवलपर्स ने एड्स इतने अच्छे तरीके से लगाए होते हैं कि वो फील नहीं होते यूज़र को, जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि एड्स को इस तरह से लगाया जाए कि यूज़र का एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो, और यूज़र ऐड भी देख ले और गेम भी, उसकी एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो। अब उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि ऑन क्लिक एड्स हम कम यूज़ करें,
मतलब कि अक्सर आपने देखा होगा, आप प्ले का बटन पे क्लिक करते हैं, आगे एक ऐड आ जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि क्लिक पे ऐड ना हो, ऐड पहले से शो हो रहा हो, लेफ्ट साइड पे उसको लगा दो, ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, कहीं पर भी एडजस्ट कर दो, लेकिन यूज़र को वो तंग ना करे, दिख जाए तंग ना करे। तो वो एक चीज़ होती है। और सेकंड ऑफ कोर्स, जो जिन गेम्स के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते मोबाइल गेम्स में, वो वही गेम्स होती हैं जो एड्स को बस भर भर के, क्लिकेबल एड्स भर देती हैं अंदर, और फिर यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होता है। सो हमारी स्ट्रेटजी यही होती है कि जितना हम बेहतर कर सकें, बट ऑफ कोर्स एड्स अनोइंग होते हैं और हम नहीं चाहते कि एड्स हों, बट हाँ, अगर सूनर और लेटर इंडस्ट्री में लोग अडॉप्ट करने लग जाएं ऑन वन टाइम पेमेंट फॉर गेम्स, तो वी श्योरली कैन, हम ऐसी गेम्स बनाना बिल्कुल पसंद करेंगे। इनफैक्ट हमारी गेम्स में ऐसा फीचर भी होता है जिसके अंदर रिमूव एड्स, आप एड्स रिमूव कर सकते हैं एक स्मॉल अमाउंट देके। तो जो भी वो स्मॉल अमाउंट देते हैं, लाइक वो 400, 500, 1000, 1500 रुपये होता है, एंड हु एवर पे दैट मनी, तो उसकी गेम में से हमेशा हमेशा के लिए एड्स रिमूव कर दिए जाते हैं, और फिर उसे कभी एड शो नहीं होते हमारी गेम पे फॉर एनी अपडेट। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, आप करनी ये बता दीजिए कि आप मतलब जो पब्लिशिंग मॉडल है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आप भी आगे फ्यूचर में उसके ऊपर स्विच करना चाहेंगे, जिस तरह अभी क्वाली है और एज़र गेम्स है और इस तरह काफ़ी सारे स्टूडियोज़ हैं पब्लिशिंग? एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स पब्लिशिंग बहुत इजी है, बट मैं पब्लिशर नहीं बनना चाहूँगा। उसकी वजह, मैं प्रोडक्ट गाय हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट गाय एंड आई एम अ प्रोडक्ट लवर गाय, जस्ट लाइक स्टीव जॉब्स। अगर आप स्टीव जॉब्स को और टिम कुक, जो करंट सीईओ है एप्पल का, और स्टीव जॉब्स जो फाउंडर था और एक्स सीईओ था एप्पल का, उन दोनों में जो मुझे डिफरेंस नज़र आता है वो यही आता है कि स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट्स बनाता था, चीज़ें बनाता था, इजाद करता था, अच्छी चीज़ें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी लैपटॉप्स, क्वालिटी फ़ोन्स और इनोवेटिव चीज़ें। रेदर देन टिम कुक, जो पिछले 15 साल से, 10 साल से आपको एक ही आईफ़ोन के बस कैमरों के साइज़ बढ़ा-बढ़ा कर कलर चेंज करके दे रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एज़ूर गेम्स एंड अस। ऑफ कोर्स दे आर बेस्ट पब्लिशर इन द वर्ल्ड, जिन दोनों का आपने नाम लिया, बट मैं पब्लिशर बनना ही नहीं चाहूँगा अनटिल अनलेस के मैं पब्लिशर बनने के काबिल हो जाऊँ विद माय आइडियोलॉजी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। पब्लिशिंग आसान है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। किस तरह आसान है? क्योंकि पब्लिशिंग में यू ऑल नीड इज़ डेटा एंड मनी एंड दैट्स इट। अच्छा डेटा है, अच्छी मनी है, अच्छे लोग हैं और आपका काम हो गया। डेवलपमेंट में देयर आर अ लॉट ऑफ मोर चैलेंजेस देन देयर आर इन यू नो मार्केटिंग। और मार्केटिंग में जो रेवेन्यूज़ बचते हैं वो डेवलपमेंट से ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको कम काम करके, कम मेहनत वाला काम करके ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, तो आप मेहनत क्यों करेंगे? सिंपल। तो वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पब्लिशर्स बनते हैं, लेकिन बहुत कम पब्लिशर्स होते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत कम पब्लिशर्स हैं। जो मैंने आपको बताया कि 300 प्लस कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, उनमें से सिर्फ 10 होंगी जो पब्लिशर्स भी हैं, लेकिन वो भी अपनी खुद की गेम्स बनाते हैं, प्लस पब्लिशर्स हैं। प्रॉपर पब्लिशर पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि एक भी नहीं है जिसको आप सिर्फ पब्लिशर कहते हैं, जिस तरह एजूर है। और वैसे हाइब्रिड मॉडल पे पब्लिशर्स अवेलेबल है। बाकी मज़ा इंटरनेशनल पब्लिशर्स का ही है। एजूर गेम्स पे अगर आपकी गेम चली जाए, तो वो फिर मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स इजीली कैच करती है, क्योंकि वो उतनी स्पेंडिंग उस पर करते हैं, और ऑफ कोर्स वो फिर गेम कैच करती है, और डेवलपर को भी फ़ायदा होता है और पब्लिशर को भी फ़ायदा होता है। उनके पास मनी है, वो एब्सोल्युटली हेल ऑफ बजट मनी, है। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। मतलब अगर उन्हें एक पॉइंट पे $10 मिलियन भी लगाने पड़े एक गेम पे, वो लगा सकते हैं इजीली। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपने मतलब आपका जो पहला स्टार्टअप था वो फॉर सम रीजंस सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। या तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपने अपना दूसरा स्टार्टअप, जिसको अभी आप मतलब जिसके ऊपर अभी आप वर्किंग कर रहे हैं, तो वो स्टार्टअप आपने किस तरह स्टार्ट की? वो एजेंसी को आपने किस तरह बिल्डअप किया और उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? मतलब टीम हायरिंग की, टीम को रिटेन करके रखना, टीम अगर डीमोटिवेट हो जाए तो उनको दोबारा मोटिवेट करना, बर्नआउट हो जाते हैं तो सही है। उनको मतलब वापस काम पर लाना, और इस तरह काफ़ी और चैलेंजेस भी आते हैं डेफिनेटली मोनेटाइजेशन के, ब्लीडिंग के। ऐसे ही। अच्छा, करंट स्टार्टअप का नाम डेवलॉक्स है। इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम डेव फ्रॉम डेवलपर एंड पैराडॉक्स से लॉक्स।
सो इट्स डेवलॉक्स, मतलब पैराडॉक्स ऑफ डेवलपर्स आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ, कि हमारे पास एंडलेस डेवलपर्स हैं या एंडलेस सोर्स ऑफ डेवलपमेंट है। ये स्टार्टअप मैंने शुरू किया सितंबर में, और इट वाज अ गुड प्रोसेस। मैंने आपको बताया गया 2024 में मैं लाहौर आ गया था, और 2024 मैंने पूरा फिर आई जस्ट वर्कड हेल लाइक हेल फ्रीलांसिंग में। एंड देन देयर वाज अ टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ 2025 के सितंबर में कि इट्स टाइम फॉर मी। तो मैंने जून जुलाई में काम शुरू कर दिया था कि इस मॉडल पे काम करना है। सितंबर में हमने ऑफिस लिया जॉर्ज टाउन में, और वहाँ सारा सेटअप किया, स्टूडियो सेटअप किया, मशीन्स लगाई, वो स्टार्टेड हायरिंग, अच्छे लोग आए हमारे पास, और राइट नाउ इट्स गोइंग गुड। चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स होते ही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैलेंजेस हर चीज़ में होते हैं। बर्निंग आउट का चैलेंज काफ़ी रहा है हमें, उसके अलावा हायरिंग का चैलेंजेस बहुत रहे हैं अभी भी, क्योंकि जो अच्छे डेवलपर्स हैं या अच्छे रिसोर्सेज हैं वो अच्छी कंपनीज में ही जाना प्रेफर करते हैं, जो कि उनका राइट है। बट ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा रूम स्टार्टअप्स के लिए भी होना चाहिए कि उन्हें अच्छे रिसोर्स मिले वाइल वी वर पेइंग कंपैटिटिव सैलरीज। और पाकिस्तानी मार्केट में ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल है, वेरी अनफॉर्चुनेट, कि अगर आप 100,000 ले रहे हैं और कोई और कंपनी आपको 2,000 भी ऊपर देती है तो हम फ़ौरन स्विचिंग कर लेते हैं, विच इज़ इन माई गेस अ लिटिल रॉन्ग। बाकी हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा जंप हो, स्पाइक हो, तो फिर ऑफ कोर्स जाना वर्थ इट होता है, और आई रियली डोंट माइंड इट। बट हाँ, लाहौर में रह कर भी हमें हायरिंग के चैलेंजेस होते हैं। इनफैक्ट हम अभी भी हायर कर रहे हैं। इफ़ यू आर अ गेम डेवलपर, गेम डिज़ाइनर, 3D मॉडलर, कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मैनेजर, or business developer, any of them, you can drop your CV at devlogs.io@gmail.com, और आप सब्जेक्ट में रियान का नाम लिख सकते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप उनकी वीडियो से आए हैं। सो वी आर स्टिल हायरिंग, तो वो एक प्रोसेस चलता रहता है। बाकी अब ये छोटे छोटे चैलेंजेस भी चलते रहते हैं साथ साथ, और गेम डेवलपमेंट भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग गुड। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई जी कि जो गेम डेवलपर्स मतलब जिन्होंने ये सीख लिया है गेम डेवलपमेंट को, और मतलब वो अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं गेम डेवलपमेंट मज़ीद, तो आप पहले ये बता दीजिए कि वो कैसे मतलब हायर हो सकते हैं एक अच्छी गेम डेवलपमेंट कंपनी में जिस तरह आपकी है, और भी पाकिस्तान में काफ़ी बड़े नाम हैं गेम डेवलपमेंट के। जी, एब्सोल्युटली, पाकिस्तान में बहुत अच्छे नाम हैं। देयर इज़ गेम डिस्ट्रिक्ट, देयर इज़ माइंडस्टॉर्म, लाइन स्टूडियो, there is Devlogs of course, and there is some other good name as well like Janai team, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। सो आप लोग बिल्कुल हायर हो सकते हैं, और उसके लिए रोड मैप यही होगा कि पहले तो अपनी स्किल पे ग्रिप रखें। फास्ट पेस्ड प्रोटोटाइपिंग इज समथिंग जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है, कि यू शुड बी रियली क्विक। अगर आप 5-6 दिन में एक गेम बना सकते हैं, एक गेम का प्रोटोटाइप बना सकते हैं, सो दैट्स समथिंग जो अट्रैक्ट करता है इन कंपनीज को। और उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो, उसके सीक्वेंस अच्छा हो, स्मूथनेस अच्छी हो, और आपको बहुत सारी मोबाइल गेम्स खेलनी पड़ेंगी उसके लिए, लाइक हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल गेम्स, प्ले प्ले देम एवरी डे, और अपनी ग्रिप रखें, और देन आप उन्हें बनाने की कोशिश करें। डिफरेंट सिस्टम मैकेनिक्स होते हैं, उसके ऊपर काम करें, और जब आप अच्छा पोर्टफोलियो बना लेंगे, आपके पास 10 से 12 गेम्स की प्रोटोटाइप्स होंगे जो आपने बनाए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी कंपनी होगी जो आपको हायर नहीं करेगी। ऑफ कोर्स दे विल, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जस्ट स्किल लेके ना जाएं, आपके पास आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हों, आपके पास वर्क एथिक्स का नॉलेज भी हो कि काम करते किस तरह है, और मोर इम्पोर्टेंटली यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट गेम डेवलपमेंट साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का आपको आइडिया हो कि गेम्स को और बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को मैनेज किस तरह किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होते हैं, गेम प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, उनसे काम लेना किस तरह है, उन्हें डिलीवर किस तरह करना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और देन ऑफ कोर्स यू कैन गेट इंटर्नशिप। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो हायरिंग some internists for video game development, तो guys can approach to me as well। तो लेकिन हाँ, राइट नाउ पाकिस्तान की गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के हालात थोड़े से कमज़ोर हैं, थोड़े से नाजुक हैं। इट्स नॉट गोइंग एज गुड एड जिस तरह ये पहले थी, बट यू नेवर नो, ट्रेंड को बदलने में टाइम नहीं लगता, और सूनर और लेटर गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री दोबारा से बूम पे होगी, और फिर ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और यू गाइस कैन गेट इंटर्नशिप एनीवेयर। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई आप काइंडली ये बता दीजिए कि आप अपनी टीम को रिटेन कैसे करके रखते हैं?
मतलब जिस तरह आपने बताया था पहले कि अगर $200 अगर यहाँ की अर्निंग है, तो अगर कोई 230 पे दे देता है, तो आप उसे पिछली कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में चले जाते हैं। अच्छा, उसमें मेरा जो थ्योरी है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स आप एक स्टार्टअप को एक वेल बैलेंस्ड कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मिसाल ले लें कि जो रिसोर्सेज इस टाइम गेम डिस्ट्रिक्ट के पास हैं वो डेवलप के पास नहीं है, और हमें कोई शर्म नहीं है ये चीज़ एक्सेप्ट करने में। वी एक्सेप्ट दैट, बट ग्रेटिट्यूड के हमारे पास नहीं है अभी उतना रिसोर्सेज। तो ऑफ कोर्स हम उनको उस लेवल का एनवायरनमेंट नहीं दे सकते जो शायद गेम डिस्ट्रिक्ट दे रही है, जनाई टीम दे रही है। तो द ओनली वे आई बिलीव, जिस तरह मैं रिटेन करता हूँ या हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं कि मैं कोशिश कर रहा होता हूँ, दैट इज़ माई वीएन फॉर गेम्स। वो शायद मेरे वीएन से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और मैं ऐसे लोगों को हायर करता हूँ जो विजनरी होते हैं और वीएन को रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे वीएन को अंडरस्टैंड करते हैं और मेरी कंपनी के वीएन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आई जनरली हायर पीपल हु कैन वर्क फॉर मी 27 वर्क फॉर नॉट फॉर मी फॉर गेम्स फॉर 72 आवर्स स्ट्रेट विदाउट स्लीपिंग, ईटिंग और एनीथिंग। तो जो लोग 72 घंटे बगैर सोए, बगैर खाए पिए गेम डेवलप कर सकते हैं, वो मेरे साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, और एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है। कि अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी खाते नहीं हैं, बिल्कुल भी सोते नहीं हैं, मीन टू से कि आपका फोकस इतना अच्छा होता है कि आप उसके अलावा कुछ करते नहीं हैं, और आप स्ट्रेट गेम डेवलपमेंट करते हैं, स्ट्रेट प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि आपका मोमेंटम अच्छा होता है, आपका फोकस अच्छा होता है। तो मैं ऐसे लोगों को हायर करता हूँ, और फिर वो मेरे विजन से अलाइन हो जाते हैं। वन टाइम जब वो मेरे विजन से अलाइन हो जाते हैं, तो फिर उनका कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता। सेकंड थिंग, हमारे जो रूल्स हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितने जनरली दूसरी कंपनीज के हैं। लाइक मैंने कुछ ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जो 5 मिनट लेट आने पर आपकी सैलरी की डिडक्शन करती हैं। कुछ ऐसी देखी हैं जो आपके ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिडक्शन कर लेती हैं, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो हमारा उस तरह का कुछ भी नहीं है। हमारे ऑफिस में कोई कैमरा नहीं है, कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है। आई जस्ट ट्रस्ट देम। इनफैक्ट मैं तो होता भी नहीं हूँ ऑफिस में अक्सर, तो वो लोग काम करते रहते हैं। आई ट्रस्ट देम एंड दे बिलीव इन मी एंड ट्रस्ट मी, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्योंकि आप 2400 घंटे किसी के सर पे खड़े होकर काम करवा नहीं सकते, दैट्स माई आइडियोलॉजी। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आपने जो भी करना है, महीने के आखिर पे यू विल गेट योर सैलरी। अगर आप काम नीयत से करेंगे वो हलाल होगी, अगर नहीं करेंगे तो वो आप अपने रिस्क को हराम करेंगे, तो उसमें मेरा कुछ जा नहीं रहा। सो दैट्स माई आइडियोलॉजी, और वो फिर उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और प्लस वीगन को लेके मेरा वीगन थोड़ा स्ट्रांग है। आई एम नॉट काइंड ऑफ अ फाउंडर जो जिसके लिए ये सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस मॉडल है। आई एम काइंड ऑफ अ फाउंडर जो खुद गेम डेवलपर रहा है और जिसको थोड़ा सा क्रेज है गेम्स के लिए। ऑफ कोर्स इट इज़ मोर अबाउट माई बिजनेस देन अबाउट गेम्स, बट इट इज स्टिल अबाउट गेम्स फॉर मी। तो दैट्स व्हाट मेक द चेंज, और दैट्स व्हाट कीप देम हुक्ड इनटू माय कंपनी। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, आप काइंडली ये बता दीजिए कि आप के अगले 10 सालों में क्या गोल्स है कि आपने इस चीज़ को अचीव करना है, आपने इस कंपनी के लेवल को, जिस तरह आपने गेम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, आपने गेम डिस्ट्रिक्ट जो प्रोजेक्ट्स कवर कर रही है, या अगर कोई पब्लिशर है तो उस लेवल की गेम्स को पब्लिश करना है। अच्छा, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये तो एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो अल्टीमेटम गोल है वो है टू मेक अ ट्रिपल ए गेम फॉर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट भी कर सके और वो हम बनाए। ये मेरा एक पर्सनल कह लेंगे एक शौक है, या एक दिल के अंदर ये वो वाली बात है जो छुपी हुई है, और काफ़ी सालों से, इनफैक्ट पिछले 8 साल से मैं इसी चीज़ के पीछे हूँ कि सम डे आई हैव टू मेक अ ट्रिपल ए टाइटल फॉर पाकिस्तान। And second, of course, where I want to see my company, I want to see my company for at least 400 plus people in next 10 years. 400 से ज़्यादा लोगों को हायरिंग मिले यहाँ पर, और वो वहाँ यहाँ पे आएँ, अच्छे आइडियाज़ पे काम करें, यूनिक आइडियाज़ पे काम करें, और कुछ विजनरी प्रोडक्ट्स बनाएं हम लोग जो ऑल अराउंड द ग्लोब बिक सकें, और ऑल अराउंड द ग्लोब जिनको रिप्रेजेंटेशन मिले, रदर देन कि हम सिर्फ उसी मॉडल पे रहें कि हमें बस एक फार्मिंग टाइप गेम्स बनानी है और उससे पैसा छापना नहीं। इट्स मोर देन दैट फॉर मी। जहाँ पर रेवेन्यूज 50-70% हैं, अगर वो 50% भी आ जाएंगे, 40 भी आ जाएंगे, 30 भी आ जाएंगे, वी डोंट माइंड। लेकिन करना कुछ इस तरह का है जो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो, ना सिर्फ हमारे लिए बट फॉर द फर्दर जनरेशन्स जो बाद में आएंगी उनके लिए भी, एंड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर समथिंग, जस्ट लाइक स्टीव जॉब डेड, just like
बिल गेट, जस्ट लाइक जकरबर्ग का तो मैं नाम नहीं लूँगा, एंड अ लॉट ऑफ अदर विजनरी पीपल जिन्होंने बहुत अच्छा काम, इलन डेड, यू नो, उसने स्पेस एक्स बनाया, देन ही मेड न्यूरालिंक, ट्विटर भी ऑन कर अच्छा, लिया, वेरी उसके बाद गुड। यू कैन से टेस्ला मोटर्स। तो ही हैव डन समथिंग जनरली जो लोगों ने पहले नहीं की, लाइक पेपाल, इंटरनेशनल पेमेंट इश्यूज को सॉल्व किया उसने, उसके बाद स्पेस एक्स, वो भी हमारे सामने है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई वांट टू वर्क ऑन वीएन, दैट्स माय वीएन फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। आप काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि मतलब ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दीजिए कि ट्रिपल ए गेम्स बेसिकली किस लेवल की होंगी, मतलब और जो लोगों की फेवरेट है, जिस तरह आपने नाम लिया था पबजी, तो वो किस लेवल की गेम है और आप किसकी बनाना चाहते हैं? अच्छा, आप ट्रिपल ए गेम्स जो है ना, वो बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो GTA 5 एक ट्रिपल ए गेम है, GTA 6 एक ट्रिपल ए प्लस गेम है मेरी नज़र में, 5 है। और उसके अलावा देर आर टेकन 7, टेकन 8, ये भी ट्रिपल ए गेम्स है। यू कैन से कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर, कॉल ऑफ ड्यूटी की जितनी सीरीज अभी आ रही हैं वो सब ट्रिपल ए गेम्स है। ये ट्रिपल ए गेम्स होती हैं विद एग्जांपल्स, और ट्रिपल ए गेम्स में बेसिकली द क्वालिटी इज इंसेनली गुड, क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स, क्वालिटी ऑफ स्टोरी, क्वालिटी ऑफ ऑडियोज, हर चीज़ बहुत अच्छे लेवल पे होती है, मतलब उससे ऊपर हो नहीं सकती, वो इतनी टॉप क्वालिटी होती है। तो जितनी भी इस टाइम दुनिया की ब्लॉकबस्टर गेम्स है वो सारी मोस्टली ट्रिपल ए गेम्स हैं, और दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक वन फॉर पाकिस्तान। और किस तरह की बनाना चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई एफपीएस शूटर वॉर के रिलेटेड कैटेगरी में एक शूटर गेम बनाऊँ पाकिस्तान के लिए, जस्ट लाइक मॉडर्न वारफेयर, या जस्ट लाइक समथिंग लाइक जिसमें स्टोरी हो, अच्छी एक स्टोरी मोड वारफेयर गेम हो, ना कि एक पबजी जैसी गेम हो जिसमें सिर्फ गेम प्ले या स्टोरी नहीं है। तो मुझे स्टोरी मोड बनाने का शौक है। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, आप काइंडली अपनी एक लाइफ लर्निंग शेयर कर दीजिए, मतलब जो आज तक आपने सीखा हो, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। माई लाइफ लर्निंग इज के ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन, बट रिस्पेक्ट समवन जो आपसे छोटा है, उसकी इज्जत ज़्यादा करें, उसको छोटा मत समझें। एंड सेकंड, द मोर यू गिव द मोर यू हैव, जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा, और उसी में ही खैर है, उसी में ही अल्लाह ताला की बरकत है। और जस्ट मेक श्योर करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला की बरकत लाजमी हो। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज अ लिटिल एरोगेंट अबाउट माय स्किल्स, कि मुझ में बहुत टैलेंट है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं। और उसी के ऊपर फिर जब मैं गिरा, जब मेरा डाउनफॉल आया एक लिटिल बिट, वो उस लेवल का डाउनफॉल तो नहीं था ऑफ कोर्स, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा उड़ रहा हूँ हवाओं में। इट वाज़ नेवर माय स्किल्स, इट वाज़ ऑलवेज़ अल्लाहज़ ब्लेसिंग। तो डे वन से इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जो भी आपके पास है, जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, वो उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, वो उस ज़ात की देन है। क्योंकि ऐसे बड़े ज़्यादा टैलेंटेड लोग मैंने लाइफ में देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और ऐसे बहुत सारे अनटैलेंटेड लोग मैंने देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ है। तो ऑलवेज़ कीप फेथ, और प्लस लास्ट थिंग आई वुड इंक्लूड इज के नेवर गिव अप, नो मैटर व्हाट हैपेंस। आप बहुत बार गिरेंगे, आपका दिल करेगा कि आप छोड़ दें, आप क्विट कर दें, आप दूसरे दिन फिर आप डिप्रेशन में होंगे, तीसरे दिन आपको मज़ीद स्ट्रेस होगा, लेकिन चौथे दिन आपको फिर उठना है। यू हैव टू गेट बैक टू वर्क एवरी सिंगल टाइम, व्हेनेवर, जब आपका डाउनफॉल आए, जब तक आप गिरें तब तक आपको खड़े होना है। तो ये एक स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए, एंड इट्स 100 टाइम मोर वैल्यूएबल देन गेम डेवलपमेंट। जी, थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। तो साहिल भाई, मेरा एक विजन है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें, अपने पाँव पर खड़े हो सकें, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें, अब पाकिस्तान को सपोर्ट करें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं आपके इस विजन को स्प्रेड करने के लिए आपकी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ, लाइक इनफैक्ट मैं इस चीज़ के ऊपर खुद भी काफ़ी काम कर रहा हूँ, काफ़ी सेशंस के अंदर, इन पीजीसी, इन दीपालपुर, इन ओकाड़ा रीजन। आई रियली वांट इट, और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि जो गांव के देहात के इलाके हैं वहाँ तक भी अवेयरनेस पहुँचे। लाहौर में बहुत सारी अवेयरनेस ऑलरेडी है, इस्लामाबाद में ऑलरेडी है, कराची में ऑलरेडी है, बट जो छोटे इलाके हैं लाइक ओकाड़ा, साहिवाल, जब कोई भी छोटी सिटी है वहाँ पर इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो वो स्पेसिफिकली वांट दैट टू।
और इसमें आपको मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, मेरे चैनल की ज़रूरत हो, मेरे कम्युनिकेशन मीडियम की ज़रूरत हो, मेरी किसी वीडियो की ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच साहिल भाई, इतने पॉडकास्ट के टाइम के लिए, इतनी अप्रिसिएशन के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।